नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन आज का इंट्रो मेरा कुछ था, कुछ और था, लेकिन जब मुझे ये इत्तला मिली कि मौलाना फजल रहमान साहब को नैब ने तलब कर लिया 2 साल के बाद, तो मैंने चंद बात यहाँ पर करते हुए फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा और बहुत अहम इशूज़ हैं उन पर बात करूँगा। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि 73 साल में अगर पाकिस्तान में किसी अहम इदारे की क्रेडिबिलिटी ज़मीन में दफन हो गई है तो वो इस मौजूदा 2 साल में नैब है। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही है, सिर्फ ये हुकूमत के अपने लोग भी कहते हैं, दबे लफ्ज़ों में कहते हैं, खुल के कहते हैं, सामने शायद ना कहें। सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है और हाई कोर्ट भी ये कह रही है, लेकिन इसके बावजूद इस इदारे को ये ख्याल नहीं है कि अवाम की राय इसके बारे में सिफर हो चुकी है, इनकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बकौल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये एक सियासी इंजीनियरिंग का एक इदारा हो गया है जो अपोजिशन के ऊपर वार करता है, उनके केसेस बनाता है, इंक्वायरी करता है, रेफरेंसेस बनाता है, लेकिन उसके बाद कोई भी एक मुजरिम साबित अभी तक ये नहीं कर सके हैं 2 साल में, और अदालतें आखिर में जमानत देती हैं और फिर ये रिमार्क्स भी सामने आता है कि ये इस इदारे की क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है और हुकूमत के किसी आदमी पर हाथ नहीं डालते हैं, बल्कि जितने केसेस हैं उसको दबाया जा रहा है। लेकिन कब तक? एक दिन वो जरूर आएगा जब चेयरमैन नैब और नैब के अफसरों को जवाब देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क की अवाम कह रही है, इस मुल्क की अवाम जो असल हाकमियत अल्लाह के बाद रखती है। अब आ गई बात मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब एपीसी के बाद, हम यही सोच रहे थे कि एपीसी के बाद शायद मरियम के ऊपर अटैक होगा, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अटैक होगा, पीएमएलएन के किसी और के ऊपर अटैक होगा, पीपल्स पार्टी के बिलावल पे अटैक होगा, लेकिन नैब ने एपीसी के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी मौलाना फजल रहमान पर हाथ डाल दिया है, यानी उनको तलब कर लिया है। अब एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब का इम्तहान है तो दूसरी तरफ नैब का इम्तहान है, और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि शायद ये नैब का आखिरी नोटिस हो अपोजिशन को। बाकी बातें मेहमानों पे छोड़ता हूँ। मेरे पास जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराऊँ, एक छोटा लूँगा, फिर वापस आता हूँ। मेरे साथ हैं रेहाम खान साहिबा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पलवशा खान, मरकजी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी शुक्रिया। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा एमएनए हैं मुस्लिम लीग नून की, आपका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आता हूँ रेहाम खान साहिबा की तरफ। रेहाम साहिबा, सवाल का 2 हिस्सा है, मैं चाहूँगा कि दोनों की जवाबात आपकी तरफ से आ जाएं। एक तो ये है कि अपोजिशन पे ये इल्ज़ाम था कि 2 साल में अपोजिशन का कोई किरदार नज़र ही नहीं आ रहा है, सिफर था, और हालांकि बड़ी बड़ी हैवी पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद थी, बाहर मौजूद थी। अब एपीसी हुआ है और एपीसी में जिस तरह की तकारीर हुई है और जो एजेंडा है, जो उनके फैसले हुए हैं, उस पर हर तरफ से ये बात आ रही है कि ये एपीसी पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी एपीसी है। अब ये देखना है कि एजेंडा किस तरह पूरा होगा, हम उस पर आपसे बात करेंगे। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के खिताब को, जो उन्होंने खिताब किया है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये मुल्क दुश्मन खिताब है, भारतीय एजेंडा है। क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि वजीर आजम साहब आपके भी लाडले रहे हैं, हमारे भी लाडले हैं, सबके लाडले रहे हैं। तो उनसे पहली बात तो मैं चाह रही थी कि जब मैंने एपीसी की स्पीच सुनी तो मेरा दिल था कि उनसे कोई जाके कहे कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन वो फिर भी घबरा गए और इतना घबराए कि पहले हमने सुना कि उनके जो
बहुत सारे स्पोक्स पर्सन हैं, वो नौरतन पुलाव आएगा और बोलेगा, लेकिन फिर वजीर आजम साहब ने खुद जरूरत महसूस की कि वो खुद आके ये मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं और जो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच है वो इंडियन एजेंडा है। तो मौदबाना गुजारिश ये थी कि अगर हमें तो याद है इमरान खान की स्पीचेस, हमें तो याद है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में गलती से वोट क्यों डाला, और हमने कुछ इसी किस्म की सिविलियन सुप्रीमेसी की स्पीचेस सुनी थी, पाकिस्तान में भी सुनी थी, लंदन में भी सुनी थी, इंडिया में भी सुनी थी। इंडियन एंकर्स को घर में बिठा के भी अपनी आर्मी और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई का नाम लेकर मिसिंग पर्संस की बात भी हुई थी और इदारों की बड़ी तल्ख हकीकतें बयान की थी और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मियां नवाज शरीफ ने तो ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन हमारे वजीर आजम हैं, हमारे लाडले हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये इंडियन एजेंडा है तो हम मान लेते हैं। लेकिन फिर इसका मतलब है कि इमरान खान भी आज तक इंडियन एजेंडे पर काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि एपीसी में जितने सियासी पार्टीज थी, क्योंकि सिर्फ मियां नवाज शरीफ तो नहीं थे, तो आपकी जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां पे बैठे हुए थे, एएनपी बैठी हुई थी, क्यूडब्ल्यूपी बैठी हुई थी, पीटीएम तो पहले ही इसे गद्दार का लेबल लगाए हुए है। तो ये तमाम इंडिपेंडेंट्स और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनको छोड़ें। देहातों में एक ऐसा समा था जिसे पुराने जमानों में लोग रेडियो के इर्द गिर्द तकारीर सुनते थे, तो हमें पता ये चला है कि लोगों ने मिल बैठ के दूर दराज देहातों में ये स्पीच देखी है और नारे गूंजे हैं और वाहवाह हुई है। तो ये जो 22 करोड़ अवाम में से, चले आधे आपके सही, लेकिन इतने लोग जिन्होंने इस तकरीर को सराहा है, और फिर क्या रॉयटर्स भी इंडियन एजेंडा पे है, तो मुझे तो बड़ी ये खतरनाक बात लगती है कि ये तो पूरा मुल्क, तमाम सहाफी हजरात, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम तो पहले ही मेडल ऑफ ऑनर पहन के बैठे हुए हैं, तो यानी हम सारे ही इंडियन एजेंडा पे हैं। तो ये बात मेरा ख्याल है कि बड़ी खौफनाक बात है कि इतना पुरअसर है इंडिया कि हमारे मुंह में जितनी भी जबानें हैं वो सारी इंडियन एजेंडा पे ही बोल रही हैं। दूसरी बात ये कि एपीसी का क्या होगा। आप मैं समझती हूँ कि एपीसी होने से पहले लोगों को ये बात, एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा था कि एपीसी से कुछ नहीं होना। हुकूमती जो स्पोक्स पर्सन थे वो कह रहे थे कि जी इनको करने दें, कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर कुछ नहीं होना था तो फिर इतनी बंदिशें क्यों लगी और पाबंदियां क्यों लगी कि ये तकरीर ना नशर हो, पैमरा को क्यों नोटिस भेजे गए, किस रूल के, किस कानून के तहत भेजे गए, और फिर कुछ कोरोना लॉकडाउन ही की तरह हुआ कि आखिरी वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इजाजत दी है। अब समझ नहीं आई कि उनको तो तकरीर के बाद पता चला कि उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन सबने ये तकरीर सुनी, और अगर इतनी ही इनफेक्टिव है और इसका कोई असर नहीं है तो फिर किस बात की घबराहट है, फिर क्यों कह रहे हैं कि इंडियन एजेंडा है। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत से लोग समझते थे कि इतना भी नहीं होगा, और मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन के अंदर से बहुत ज्यादा दबाव था पीएमएलएन के लॉयलिस्ट और सपोर्टर्स का कि मियां नवाज शरीफ बोलें, और वो चाहते हैं, जैसे आपने कहा, कि पीएमएलएन तकड़ी ऑपोजिशन करे, पार्लियामेंट फ्लोर पे करे और पॉलिटिकल दिखाई दे। और मेरा ख्याल है कि ये एक पहला स्टेप है, क्योंकि जाहिर है एक लीडर जब एक स्ट्रेंथ का तयन कर लेता है, जब वो अपनी, उन्होंने पोस्चरिंग कर दी है। आप पाकिस्तान में जो पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बड़ा क्लियर सिग्नल है कि उनके जो लीडर हैं वो क्या चाहते हैं। सो देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यहाँ एक सवाल और करूंगा मैं चाहते हुए, मैं आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पहले सेशन पे एक सवाल और कर दूं। ये एपीसी का नजला हम सोच रहे थे कि शायद मरियम पे गिरेगा, या ये शहबाज शरीफ पे, या पीएमएलएन के, या बिलावल पे, लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने बुला लिया है नैब ने। क्या कहेंगी इसके ऊपर? ये तो मेरा ख्याल है कि शाइस्ता बीवी बैठी हुई है, उनसे आप सवाल पूछे। मेरा ख्याल है मौलाना साहब को उन्होंने इसलिए उठा लिया है कि वो समझते हैं कि मौलाना साहब जब तक शेरों की तरह बोलते रहेंगे, गुराते रहेंगे, तो शायद ज्यादा खतरा हो, और उनको लगता है कि पीएमएलएन को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि मौलाना साहब को कंट्रोल कर लें। तो उन्होंने जो केपी का शेर है उसको पहले धमकी दी है, लेकिन ये भी इनका वहम है। मौलाना साहब बहुत
बहुत इस वक्त मेरा ख्याल है कि अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। मुझे बहुत बड़े गिले शिकवे माजी में उनसे रहे हैं और मैं समझती हूँ कि वो आज जो सियासत कर रहे हैं उनको बहुत साल पहले करनी चाहिए थी। ही इज पिकिंग अप अ लॉट ऑफ एडमायरर्स और इस धमकी से कुछ नहीं होना। लेकिन आपको पता है तब्दीली सिर्फ जो आई है, जो एहतसाब की तब्दीली आई है, वो सिर्फ पीएमएलएन, पीपीपी, जेयूआईएफ और पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए आई है। उसमें केपी में बीआरटी नैब एक्टिव नहीं दिखाई देती। लेकिन एडिंग ऑन टू आपने इंट्रो में जो बात कही कि ये शायद नैब का आखिरी इस किस्म का ठीक है, हरबा ठीक हो, है। क्योंकि आज ही ये आखिरी होगा। मैं जरा आ जाता हूँ। हिस्टोरिक डिसीजन आई है। ये हिस्टोरिकल डिसीजन है और या तो नैब रहेगी या मौलाना रहेंगे। पलवशा, मैं आपकी तरफ आता हूं। एपीसी भारतीय एजेंडा, एपीसी वो लोग कर रहे हैं जो एहतसाब से बचना चाहते हैं। एपीसी में मुजरिम बैठे हुए हैं। ये हुकूमत को कोई खतरा नहीं है क्या? और दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि ये एपीसी हुकूमत का काउंटडाउन है। क्या कहेंगी आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप रेहाम खान साहिबा को ले आए हैं अपने शो पे और इन्होंने इनके ख्यालात कौम तक पहुंचे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एपीसी इतनी ही हकीर है और इतना ही नॉन इवेंट है, तो आज काबीना में जो हाईएस्ट फोरम होता है मुल्क में, जो भी इंतजामी मामलात होते हैं उसमें, तो आज काबीना में भी ये मातम क्यों हो रहा था कि कुछ नहीं होगा, ये लोग अपनी सियासी मौत मर चुके हैं। भाई अगर कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ तो आप लोग अपना काम करें। आपके तर्जुमान क्यों एक रात पहले से ट्विटर पे बैठे रहे, बोल बोल के गले फाड़ते रहे? अगर कुछ नहीं था तो आप आराम करते। अब बात यह है कि इनकी नाअहली, इनकी नालायकी और इनकी जो बदकिस्मती कौम की है कि यहाँ तक के पहुंचे हैं, उसका सारा मलबा इस वक्त जो है, इन्होंने एक प्लान के तहत, एक मजमूम साजिश के तहत इन्होंने इदारों के गले डाल दिए। अब इनकी नाअहलियों की वजह से, इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी अपनी नालायकियों को कवर करने के लिए इदारों के पीछे छुपने की वजह से इन्होंने उनको एक ऐसी पोजीशन लगा के खड़ा कर दिया। अलबत्ता तो मैं शेख रशीद साहब की बात पे यकीन करना वैसे ही नहीं करती, लेकिन अगर यकीन कर भी लिया जाए और जो बातें हुई हैं वो चल रही हैं तकरीबन हर टॉक शो पर, हर चैनल पर, मुझे ये बताइए कि इदारों को सियासत में घसीट के लाने वाला शख्स कौन? इमरान अहमद न्याजी और उसकी टीम। आप मुझे बताइए कि किसने शेख रशीद को मैंडेट दिया हुआ है कि वो फौज का तर्जुमान बन के अपनी मर्जी से जो दिल चाहे धमकियां लगाए, जिसको दिल चाहे टारगेट बनाए? आप ये बताइए कि ये फवाद चौधरी साहब से लेकर इनकी काबीना का हर शख्स नैब के हर एक्शन को प्रेडिक्ट करता रहा, जुडिशरी के हर एक्शन को प्रेडिक्ट करता रहा। इन लोगों ने न सिर्फ सिक्योरिटी के अदारे जिसमें हमारी अफवाज है, बल्कि इस मुल्क के जो अदलिया है उस पर भी कारी जर्ब लगाने की एक मजमूम कोशिश की है, जिसका एक बहुत बड़ा किरदार आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शहजाद अकबर है, जो इस वक्त शायद इनके इंटीरियर का मुआविन है। आप मुझे ये बताइए कि दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला कौन शख्स है? पहला पत्थर तो वो उठाए ना जिसने खुद कोई गुनाह ना किया। मुझे ये बताएं कि फॉक्स न्यूज, पुरानी बातें छोड़ दें, मैं उतर नहीं चाहती कि वो इंडियन शो आपकी अदालत में, क्या नाम है डॉक्टर साहब उस जर्नलिस्ट का, जहां बैठकर इंडियन चैनल पे, इंडियन सरजमीन पर, इंडिया की मिट्टी पर बैठकर भारत में इस आदमी ने अपने इदारों पर, अपनी फौज पर, अपनी आईएसआई पर इसने वहां इल्जामात लगाए, जो आज हमारे वजीर आजम है, इन्होंने इल्जामात लगाए। मुझे आपको वो प्रोग्राम याद होगा, उसकी क्लिप्स अभी भी अवेलेबल है। फिर आ जाइए इस दौरे हुकूमत में पुरानी बातों को तो खैर एक फहरिस्त है, जो कई इतनी ऐसी बातें हैं जो शायद शाइस्तगी के दायरे से बाहर है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम नहीं कर सकते। आ जाए फॉक्स न्यूज पर, अमेरिका के दौरे पर, अमेरिकी सरजमीन पर बैठकर इमरान अहमद न्याजी साहब ने क्या कहा? क्या इसको पता था कि उसामा बिन लादेन कहाँ है? ये क्या है? ये बात हमने की होती, ये बात नून ने की होती,
ये बात किसी और मौलाना साहब ने की होती तो अभी तक डी चौक पर उल्टे लटक रहे होते, लेकिन इनको साफ खून माफ है। फिर आ जाइए ईरान की सरजमीन पर, जहां हमारी हसासियत देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक मामलात देख लीजिए। ईरान की सरजमीन पर बैठकर फरमाते हैं हमारे वजीर आजम साहब कि हमारी सरजमीन, पाकिस्तानी जमीन जो है वो हमलों के लिए इस्तेमाल होती है। मुझे बताइए, इंडिया खुद चल के जाना मोदी की कदम बोसी के लिए, ये किसको शर्त है? ये सिर्फ इमरान न्याजी साहब को। फिर ये बताइए कि मोदी की वापसी को कश्मीर के हल से जोड़ने वाला कौन है? मोदी की वापसी की दुआएं करने वाला कौन है? मुझे बताइए, मोदी का चीफ पोलिंग अफसर कौन था पाकिस्तान? कि अब आप हमें ये भाषण देते हैं कि आरएसएस क्या चीज है, आप हमें भाषण देते हैं कि मोदी गुजरात का कसाई है। ये बातें तो हमें पहले दिन से पता है, आपको पता नहीं थी जब आप मोदी की वापसी की दुआएं करे थे? आप ये बताइए कि चले ऑपोजिशन जो मर्जी कर रही है, जिसके एजेंडे पे कर रही है, आप सिर्फ ये बताइए इंदर जी कौन है? आप बताइए बैरी स्नेप्स कौन सा यहूदी है जिससे आपने फॉरेन फंडिंग केस में आपने उनसे पैसे लिए? इंडियन जो इंदर जी है उसका क्या ताल्लुक है आपकी जमात से? ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया होता, ये काम मौलाना साहब की जमात ने किया होता, ये काम मियां नवाज शरीफ साहब ने किया होता, मैं आपको यकीन से कहती हूँ अब तक आर्टिकल 6 में फांसी चढ़ती। ठीक, लेकिन ये वो शख्स है कि ढिटाई से क्यों बोलते जा रहे हैं, और इनकी ढिटाई की सबसे बड़ी ये साजिश आपको नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब, कि इनकी वजह से इन्होंने लड़ना है, इंतकाम भी लेना है, बदले की आग ठंडी भी नहीं हो रही लेकिन खुद नहीं करना। अब ये कैसी बात है कि मैंने आपको मारना भी है लेकिन बंदूक मैंने फौज के कंधे पे रख के चलानी है? क्यों भाई? तुम खुद सामने आओ, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, बढ़ के भी मारते हो, और तुम इतनी जुर्रत भी नहीं रखते। ठीक है, अब तो अकेले हो गए ना, अब तो अकेले हो गए ना, सुना, अब अकेले हो गए। नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट शाइस्ता से माजरत के साथ, वो कभी ऐसे होता है ना, उन्हें जाते हैं पहाड़ों पे या कहीं, आज इस्लामाबाद में बहुत से बंदर होते हैं, तो जाते जाते बंदे को प्यार आ जाता है, बंदा कुछ कार देता है, कुछ मूंगफलियां फेंक देता है, तो वो बंदर उचक के कंधे पे बैठ जाता है। अब जब बंदर कंधे पे बैठता है, उतरने का नाम नहीं लेता, तो जिन कंधों पे बैठने की कोशिश करता है उन कंधों पे इस मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी, आर्मी चीफ ने भी कहा DGI भी एक बहुत अहम काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, उनके कंधों पे अब जो जिम्मेदारी है वो बहुत भारी है, उसके ऊपर ये चिपक गए जाके। ठीक है, ठीक है, उतार दिया है, सुना है कि उतार दिया है। एक मिनट, इस तीर तस्मा पा को, ये जो हुकूमत तीर तस्मा पा बन चुकी है, ठीक है, हमारी गुजारिश है कि ये इनको जो है ना झटकना पड़ेगा। ठीक है, झटकना पड़ेगा, ये कह दिया आपने। बन गए हैं। मैं जरा सा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा की तरफ जाऊं, इंतजार कर रही है। शाइस्ता साहिबा, APC के एजेंडे में नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर हुई जो पाकिस्तान की आवाम के लिए भी हैरत है, खुद हुकूमत के लिए भी हैरत है, और PMLN के जो वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं वो किस तरह देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस तकरीर को इंडियन एजेंडा कहा जा रहा है और वजीर आजम साहब कह रहे हैं। ये सवाल आपके सामने भी है। और दूसरा, मुझे ये बताइए, एक दूसरा इस सवाल का हिस्सा भी है कि शेख रशीद जैसे काबीना के लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई, अब खत्म हो चुकी है नवाज शरीफ साहब की सियासत, लेकिन APC में उनकी तकरीर ने सोशल मीडिया में ट्रेंड सेट कर दिया। क्या कहेंगी? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, पलविशा ने जो बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही थी वो उन्होंने तो पहले कर दी हैं। अब आपको मैं बताऊं कि उनकी तकरीर डॉक्टर साहब जो हुई है ना, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक ऐसी तकरीर होगी जो एक टर्निंग पॉइंट होगा, मैं आपको बताऊं। क्योंकि और जो आप कह रहे हैं ना कि इस बयानिए को तो लेके जो उनकी तकरीर का मेन बयानिया है वो तो वही है जो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, लोगों के जो वोट है उसका आप एहतराम करें, उसकी कदर करें और उसकी जो रुकावटें हैं उनको दूर करें। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की डिमांड है, जिसने मेरा ख्याल है उनकी तकरीर सुन के मेरा कल से 4-5
इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतने ज्यादा वो घबराए हुए और बुखलाए हुए हैं कि कुछ तो पहले घबराहट थी और बुखलाहट थी और हम इनको बार बार कहते थे कि घबराइए नहीं, लेकिन आप वो घबराहट तमाम मिनिस्टर्स में देख लें, आज कैबिनेट की मीटिंग में देख लें, आज जो लोग बयानिए उनके आ रहे हैं उसको देख लें। बात सिर्फ इतनी है डॉक्टर साहब कि मेरी आप बात सुने, उनकी तकरीर में ऐसी क्या नई बात है। और मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि किसी को ये राइट नहीं है, मैं ना इमरान नियाजी साहब को कहती हूं कि वो गद्दार हैं, ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। वो मुल्क के मुहिब्बुल वतन लोग हैं और उनके ऊपर ये इल्जाम जो हम उठते हैं और लगाते हैं वो गलत है। देखें, अगर किसी पे लगना चाहिए तो पलवशा ने आपको 100, मैं कहती हूं कि ऐसे इतने बयानात हैं जो नियाजी साहब देते रहे हैं जिसकी वजह से उनको कहा जा सकता है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि कोई मुल्क के साथ गद्दार हो सकता है। लेकिन जहां तक मियां नवाज शरीफ की तकरीर की बात है तो आपको पता है कि उनका वोटर भी यही बात सुनना चाहता था और एक्चुअली तमाम दुनिया ये बात जानती थी, इसमें कोई नई बात तो हुई नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि तकरीर में इतनी परेशानी की क्या बात है और इतना गद्दारी का लेबल लगाने की क्या बात है। क्या कहा है? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस मांगे। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का हक नहीं है क्या सियासी जमातों को? बताएं आप, क्या नहीं है ये हक के फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो विदाउट इंटरफेरेंस? क्या ये किसी सियासी जमात का हक नहीं है कि लोग जिसको मैंडेट दें उसको हुकूमत करनी चाहिए? क्या ये लोगों का हक नहीं है? यही हक वो मांग रहे हैं ना। तो इसमें ऐसी परेशानी की मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि नाराजगी किस बात की है, किस बात की नाराजगी है। और देखें, आज आपने देख लिया कि कुल्हाड़ा चल चुका है फजलुर रहमान के ऊपर भी। मेरी बात सुने, हमने क्या किया, जो दोनों बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने, जब फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि इन बोगस और असेंबलीज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टीज ने सोचा था कि जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है इस मुल्क के लिए और यहाँ की मईशत के लिए। पाकिस्तान टेक ऑफ किया हुआ था, हमें ज़रूरी है कि हम लड़ें, लेकिन हमने असेंबलियों में भी आवाज़ उठाने की कोशिश की। हमें ना इन्होंने असेंबलियों में आवाज़ उठाने दी, ना इन्होंने हमें बाहर, बल्कि नैब के शिकंजे जो हैं वो अपोजिशन के ऊपर सख्त से सख्त होते गए। तो आप मेरी बात सुने, जब हर रास्ता आप ऑपोजिशन पे बंद कर देंगे तो फिर ऑपोजिशन के पास क्या रास्ता रह जाएगा? जब असेंबली के फ्लोर पे वो बात नहीं कर सकेंगे, मीडिया आपके सामने है कि मीडिया पे भी आपको पता है कि कितनी कदगने हैं, आपको पता है, एंकर्स जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, मीडिया पे क्या हो रहा है। उस दिन तकरीर के लिए सुबह तक ये था कि नहीं नशर होगी, जब तमाम बंदोबस्त हो गया था सोशल मीडिया पे तो फिर चुप करके अल्लाह जाने अब ये तो किस तरह इजाजत हुई और उन्होंने क्या हुआ ये तो आप बेहतर बता सकेंगे। ये हमें भी मालूम है, लेकिन अच्छा होगा कि क्या हुआ, इनको मजबूरी फिर वो करना पड़ा। तो मेरी बात समझ में आई ही नहीं कि परेशानी और गद्दारी का ये उठते हैं तो हम या गद्दारी का लेबल लगाते हैं या हम कुफर का लेबल लगाते हैं। डॉक्टर साहब, ये दोनों इतने संगीन इल्जामात हैं जो लगाने बहुत आसान है, लेकिन इनके नताइज बहुत संगीन, खतरनाक होते हैं, संगीन होते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास 5 मिनट है रेहान साहबा, सबके लिए, तीनों के लिए। मेरा जो सवाल है वो ये है कि माजी में पहले भी इलेक्शन रिगिंग में, हुकूमत लाने में, गिराने में, इस्टेब्लिशमेंट पे जो है इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन जो ये मौजूदा 2 साल में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्ज़ामात आए हैं, जिसकी बुनियाद पे अस्करी क़यादत को भी खुलकर कहना पड़ा अब, और इस तरह की तकरीर भी APC में आई और अवाम के अंदर भी एक बेचैनी पाई गई। आखिर क्या वजूहात है कि मौजूदा 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये तासुर पैदा हुआ है कि ये इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को लाई है, चला रही है, इस नाअहल हुकूमत को लेके चल रही है, तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं
फॉरेन फंडिंग पे भी आपसे पूछूंगा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगी। 6 साल हो गए, इसका फैसला नहीं आया। जी, मैं हिस्टोरिक ये जो एक डिसीजन आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उसको रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है और उनको बड़ी सख्ती से तंबीह की है कि जो उनका काम था उन्होंने पूरी तरह से नहीं निभाया। और यही बात होती रही है कि जिसकी तरफ शाइस्ता बीबी मेंशन कर रही थी कि उनके लिए 100 खून माफ है। पलवशा ने भी जैसे कहा कि उनके लिए हर चीज पे इजाजत है, बाकी तमाम पार्टीज पे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे, जर्नलिस्ट पे, हर बात पे ममानियत है। तो इसी तरह से जो पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है ये इतना सीरियस है और ये आप देखेंगे कि आज ये जो तारीखी फैसला आया है इसमें एक इशारा है कि हालात अब बदलने वाले हैं। और जैसे पलवशा ने कहा कि वो अब इतना क्यूट नहीं लग रहे, जो पहले क्यूट लग रहे थे अब उतने क्यूट नहीं लग रहे। और इसकी वजह ये है कि अब वो लोग जो इनको मुंतखब करके लाए थे, सिलेक्टर्स जो आए थे, बेसिकली उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। और पंजाब में भी अब बच्चे बच्चे की जबान पे इस किस्म के जुमले आए हैं जो कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। और इससे हमारे इदारों की ताजीम में बहुत ज्यादा कमी आती है। एक्चुअली तो मियां नवाज शरीफ को कहना कि वो इंडियन एजेंडे पे हैं या वो इदारों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं बिल्कुल गलत है। एक्चुअली तो जितनी तहरीम इमरान ने की खराब की है हमारे इदारों की, खास तौर पे फौज, बार बार ये कहना कि फौज मेरे पीछे खड़ी है, फौज और हम एक पेज पे हैं। क्या वजह है कि अभी ये जो डिनर की कुछ जराए बता रहे हैं कि एक डिनर हुआ और उसके बाद क्यों इस किस्म के बयानात देने पर मजबूर है फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं। और देखिए, जैसे मियां साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि इमरान हमारा टारगेट नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस वक्त अगर कुछ भी पाकिस्तान की जो मईशत तबाह हुई है, पाकिस्तान ने जो 2 साल में जो दुख उठाए हैं, जो हमें आइसोलेशन का सामना है इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में, अगर आप देखें जो तकालीफ लोगों को हो रही है उसका इल्जाम कोई भी इमरान को नहीं देगा, सिलेक्टर्स को देगा। इसलिए अभी उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब मजीद तजर्बा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मैं समझती हूँ अकबर भाई बड़े अरसे से लगे हुए थे, लेकिन आज हमें लगता है कि थोड़ी सी लचक दिखाई दी है। ये बहुत मेजर एक ब्रेक थ्रू है। और पीटीआई फॉरेन फंडिंग के बाद अगर इमरान कभी कह सके कि कोई किसी और एजेंडे पे है या किसी के ऊपर उंगली उठा सके तो आफरीन ही होगी उनपे। लेकिन मेरा ख्याल है हालात बदलेंगे। मियां साहब ने जो स्टांस लिया है ये स्टांस लेना बड़ा जरूरी था। अभी भी पीएमएलएन में बहुत से लोग होंगे जो समझेंगे कि नहीं, थोड़ा सा मफामत करनी चाहिए थी, सही तरह से चलना चाहिए था। लेकिन इस वक्त आपको सियासी पार्टी अपनी सियासी जो मुस्तकबिल है उनको साइड पे करके आपको जमहूरियत इन इट्स ट्रू सेंस, इन लेटर एंड स्पिरिट को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हमने ये पोजीशन ना ली, जो कि लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है शाइस्ता कि उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की है। अगर वो ये कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट की डोमेन होनी चाहिए, तो ये कौन सी अचंभे वाली बात है? दुनिया में कहाँ ऐसे नहीं होता। तो या तो आप मार्शल लॉ ले आए या ये जो ढोंग है डेमोक्रेसी का इसको खत्म करना पड़ेगा। मौलाना साहब भी ये समझ चुके हैं क्योंकि ये अवाम का मुतालबा है और सियासी पार्टीज को अवाम के मुतालबे अब पूरे करने पड़ेंगे। अपनी जो भी सेफ रूट है उसको अबैंडन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूँ पलवशा, ये बताइए कि अस्करी क़यादत से जो है वो अपोजिशन की मुलाकात हुई, एक लिहाज से खुफिया थी, फिर वाजे हो गई और उसमें 2 मेन पार्टी की मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी की भी और पीएमएलएन की भी। अब जो भी उसका एजेंडा हो, लेकिन उसके बाद एपीसी हुई और एपीसी में बहुत सख्त फैसले किए गए। तो मेरा 2 सवाल है जो 5 मिनट में आपने कंक्लूड करना है। एक तो ये कि क्या वाकई अब ये हम समझें कि हुकूमत को जो बेजा सपोर्ट मिली हुई थी कहीं से भी वो अब खत्म हो गई है, अब हुकूमत अकेले है। दूसरी तरफ ये जो अपोजिशन है ये किस हद तक कामयाबी की तरफ जाएगी? डॉक्टर साहब, पहली बात ये है कि देखिए, ये बैठ के मैं कहूँ या कोई और कहे कि किसी अस्करी इदारे के चीफ से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या
चीफ ऑफ DGISI से कोई नहीं मिलता, ये अजीब बात है। सब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मिलते रहे और मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। और जहाँ तक इस मीटिंग की बात है, आपको पता है बहुत दफा कह दिया गया है ये गिलगित बल्तिस्तान पर थी। अब मामला क्या है कि ये ऐसा मामला है कि मैंने आपको कहा कि ये जो तीर तस्मा पा अस्करी इदारों के कंधों पे चिपक गया है खुद ही, इनको जब तक झाड़ा नहीं जाएगा, ये डेड वेट है, ये पूरे मुल्क को लेकर डूब चुके हैं। अब आप देखिए इनकी हालत, ये देखिए कि जिसको ये कहते थे कि हो ही नहीं सकता, ये तमाम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते, ये एक दूसरे पे इत्मीनान नहीं करते, बिलावल भुट्टो साहब ने वो कर दिखाया। अब दूसरी पहली जो मैं आपको जाती तौर पे कामयाबी समझती हूँ इस APC की, इस मुल्क में घुटन की जो फिजा थी, जो लोग उठाए जा रहे थे, जो लोगों को दबाया जा रहा था, नौकरियों से निकाला जा रहा था, आप खुद भी इसका शिकार हुए, आपने इसकी हैवी प्राइस पे की। और ये कहा जा रहा था बांगे दोहल की नहीं चलेगी, फलाने की तकरीर नहीं चलेगी, किसकी, मियाँ साहब की नहीं चलेगी, मौलाना साहब की नहीं चलेगी, जरदारी साहब, सबकी तकरीरें चली। इन्होंने पैमरा के आगे जिस आदमी के हाथ में अपना पैमरा ना हो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से आगे कोई मिनिस्ट्री ना हो, जिसका दायरा इख्तियार CDA से आगे खत्म हो जाता हो, उसको क्या कहेंगे आप? फिर तकरीर चली, फिर इन्होंने इदारों से शिबली फराज ने अपील की, इदारे नोटिस ले आओ। भाई तुम किस बात की बैठे, तुम अपना डंडा डोली लो और साइड पे हो जाओ, जब इदारों ने ही हर चीज का नोटिस लेना है। मैं आपको यकीन से कहती हूँ डॉक्टर साहब, इनकी कल की जो हमारी एक क्लैरिफिकेशन आई है या जो भी आया है अस्करी जराए से, उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने इनको अपने बिल्कुल एक शट अप कॉल देने की जरूरत ही है। इनके जो खुद साख्ता तर्जुमान है उनको भी शट अप कॉल देने की, जो कमांडोज हैं जो कभी बूट रख देते हैं, कभी जेब में बंदूक लेकर ड्रामे करने निकल जाते हैं, उन सबको शट अप कॉल की जरूरत है, जो मेरे ख्याल में दी जा चुकी है। और दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, ये हकीकत ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब की जो हुकूमत है उसका दायरा इख्तियार इतना है जितना बहादुर शाह जफर की हुकूमत का था, यानी उनके किले से बाहर नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर नहीं। और हुकूमत का तरीका ये है, हाकमियत का तरीका ये है जो मोहम्मद शाह रंगीले का था। एट बेस्ट अगर हम इसको बहुत नंबर भी दे दें तो ये मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर का कोई इम्तजाज आप कर लें और देख लें कहाँ फिट होते हैं, वहाँ फिट होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इनकी नालायकियों की सजा आपने भुगती, हमने भुगती, पूरी कौम ने भुगती, मुल्क ने भुगती, और अब वो रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे इदारों पर। लिहाजा हमारी ये अपील है कि हमें पूरा एतमाद है अपने आर्मी चीफ पर, DGISI पर, जो लोग गए हैं उस दिन, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल जहाँ कौमी मामलात हैं, जहाँ स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, वहाँ बिल्कुल मिल बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है, लेकिन इन लोगों को ये हमारी अपील है कि इन लोगों को इनकी जबानबंदी कराई जाए। ये जो कौम को इम्प्रेशन देते हैं कि जिसने इनके खिलाफ बात की उसके पीछे जो है ये इदारों को ताकत इस्तेमाल करते हैं, इस असर को जायल कर दिया जाए और कर दिया गया। और आप फिर देखिएगा डॉक्टर साहब कि जब ये लीडर्स एक स्टेज पे खड़े होंगे, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना साहब, तो फिर आप देखिएगा कि जो बैसाखियों के बगैर चलती है तहरीक, उसकी ये 24 घंटे नहीं गुजार सके। ठीक है, 24 घंटा दे दिया आपने, मैं तो और भी कम समझ रहा था। मैं आता हूँ शाइस्ता साहिबा, आप इस पे जो भी बोलना चाहें आपको आप बोलें, लेकिन एक मैं सवाल रख देता हूँ। मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद PMLN के लीडर्स और उनके वर्कर्स किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह, क्या चार्ज हुए हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त हैं? देखें, लीडर्स जो सोच रहे हैं उसमें तो मैं उसका नहीं, लेकिन जो अवाम सोच रही है, देखें जो 1,40,00,000 लोग जितना वोट हमने लिया है, जो वो सोच रहे हैं, वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं और वो मुतमईन है। आपको पता है डॉक्टर साहब, आपने भी देखा कि ये जो 2018 की इलेक्शंस हुई हैं, आपने देखा है किस तरह कैंडिडेट्स को हमारे रोका गया, किस तरह कैंडिडेट्स को खरीदा गया, किस तरह उठाया गया, किस तरह सेलेक्ट किया गया। तो उसके लिए उसके बाद देखिए जो बात हम कर रहे हैं, हम
कानून और आइन की कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपनी अपनी हदूद में तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद में रहें, और जो कानून ने और आइन ने सियासतदानों को हक दिया है उसको आगे लेकर चलने की उनको इजाजत होनी चाहिए। तमाम वोटर और तमाम लोग इस वक्त मुतमईन हैं, क्योंकि अवामी प्रेशर भी था कि इतना कुछ हो रहा है और हम अब एक स्टांस क्यों नहीं ले रहे। लेकिन हम वही बात मैं आपको कहूंगी कि हम पूरा इनको मौका देना चाहते थे कि ये लोगों को डिलीवर कर दें, कुछ कर दिखाएं, लेकिन जो इन्होंने मैशियत की तबाही फेरी है, जो फॉरेन पॉलिसी की तबाही फेरी है, जो मैं कहती हूं कि हर फील्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट के, सोशल डेवलपमेंट के इंडेक्स में पाकिस्तान 134 नंबर पर आ गया है, श्रीलंका बांग्लादेश से भी नीचे। तो ये पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं? ना तलाफी हद तक नुकसान पाकिस्तान का हो चुका है, और अब अगर हम खामोश रहे या इनका साथ, इनको चलाने की कोशिश की, तो हमें लोग, अवाम और पाकिस्तान नहीं माफ करेगा। इसलिए अब हमें मिलकर ये कदम उठाया है। लेकिन आप देखें, जैसे पलविशा कह रही हैं कि एक्चुअली तो हमारे जो अदारे अस्करी जिनकी हम दिलो जान से एहतराम और इज्जत करते हैं, वो हमारी बॉर्डर्स के मुहाफिज हैं, वो भी अब महसूस कर लें और देख लें कि उनका नाम किस हद तक घसीटा जा रहा है और किस हद तक उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको अब बता दूं, पूरे पाकिस्तान में लोगों में आवाजें उठ रही हैं कि जो कसूर सिलेक्टेड बंदे का नहीं है, कसूर सिलेक्ट करने वालों का है। तो उनको इस इल्जाम की अब इसको झटकना चाहिए और उनको इनसे जान छुड़ानी चाहिए, और मुल्क को जिस तरक्की की राह पर वो था उस पर जाने की इजाजत देनी चाहिए। और मैं एक शेर पढ़ूंगी जो लतीफ खोसा साहब ने आखिरी अपनी स्पीच में कहा था कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, डॉक्टर साहब, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो अब फैज का ये शेर है, इसके बाद मैं यही कह सकती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, अब तो वाकई जो होगा वो देखा जाएगा। स्टार्ट हो गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुला लिया है, या तो मौलाना फजलुर रहमान नहीं या नहीं। अब देखते हैं, 24 घंटे का भी कहा गया है कि ये हुकूमत अकेले, लोगों का ख्याल है, आप तो 24 घंटे कह रही हैं, ये हुकूमत अकेले 1 घंटा भी सरवाइव नहीं कर सकती। बहरहाल ये भी लोगों का स्टेटमेंट है, हमारा फर्ज है कि हम सामने लाएं वक्त क्या दिखाता है। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वक्त खत्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।